प्यारे बच्चों, हम 20 के दांत कहानी का सारांश आपको बतला चुके थे। अब यह बोर्ड में हमेशा जो प्रश्न पूछा गया है, VVI प्रश्न, उसका आंसर दिया जा रहा है। जरा ध्यान से समझेंगे बच्चे। पहला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपने कहानी में देखा था, सुना था, पढ़ा था कि सक्सेना साहब अपने गलत सिद्धांतों के कारण अपने फुल शरीक बच्चियों पर अनुशासन के नाम पर अकारण इतनी पाबंदी डाल दिए थे कि फुल शरीक बच्चियां मुरझा गई थी, समय रहते वो कुमला गई थी। उनका जीवन पाबंदियों के कारण बद से बदतर बन गया था। लेकिन वहीं खोखा पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, बल्कि अधिक से अधिक उच्छृंखल कार्य करने के लिए भी उसे अधिक से अधिक छूट दिया गया था। खोखा अनुशासन के बीच पलने वाले बच्चियों के बीच अनुशासनहीनता का कार्य करने के लिए अपवाद था। अब अगला क्वेश्चन देखें बच्चे। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? कहानी इसी कहानी का नहीं, किसी भी कहानी हो, कोई भी कथा हो, आप फिल्मों में भी देखे होंगे, उसमें भी एक नायक नायिका होता है, खलनायक होता है। तो नायक वह होता है जो कहानी का मुख्य पात्र होता है। उसके जीवन में प्रारंभ में बहुत से बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत से कष्ट होते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता है। उन कष्टों से, उन बाधाओं से वह लड़ता है और अंत में उसकी जीत होती है। इस कहानी में भी आपने देखा कि मदन को सक्सेना साहब अकारण झूठा आरोप लगाते हैं और उसका अपना ही पिता उस बातों पर गौर नहीं फरमाता है कि मेरा बेटा वास्तव में दोषी है या नहीं है। वही का एक अपने बेटे पर प्रहार कर बैठता है, लेकिन मदन अन्याय का विरोध करता है। जब ड्राइवर वह धक्का दे दिया था तो वह गेहूं साहब की तरफ फुफकार उठा था। वह सक्सेना साहब के भवन और गाड़ी को छोड़ दिया, गरीब गलियों में जाकर बच्चों के साथ अपने आप को जैसे था मिला लिया। जो हालत है, जिस हालत में है, वह अपने आप को संतुलित बना लेता है, वही नायक होता है। लेकिन सक्सेना साहब का बेटा कासुअथर्थ खोखा जब जाकर लट्टू ले लेता है तो सारे बच्चे इससे भयभीत हो जाते हैं क्योंकि यह बड़े बाप का बेटा है। लेकिन नायक कभी अपने आप को छोटा नहीं समझता, वह लट्टू हाथ से छीन लेता है और खोखा जब उसको उस पर छोटा प्रहार करता है तो प्रहार के बदले में उसके दो अहंकारी दांत को तोड़ डालता है। इससे प्रमाणित होता है कि वह कहानी का नायक है। और सबसे बड़ी बात है कि नायक के अंततः जीत होती है। और देखे कि कठोर पिता के हृदय में वह दया प्रवाहित करने में सक्षम हो गया। यही कारण है कि अंत में उसका पिता गोद उठा लेता है और कहता है, शाबाश बेटा, एक तुम्हारा बाप था जो हमेशा सक्सेना साहब के सामने सर झुकाकर जिंदगी जिया, और एक तू है जो अन्याय का विरोध किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नायक के अंदर में जो भी गुण होना चाहिए वो सारे गुण मदन में मौजूद थे। इससे प्रमाणित होता है कि इस कहानी का नायक सिर्फ मदन और मदन ही होना चाहिए, और वही है भी। अगला, मदन और ड्राइवर के विवाद के बीच कहानीकार हमें क्या समझाना चाहते हैं? मदन भी गरीब बाप का बेटा था, गरीबी में पला था, और ड्राइविंग करने वाला कोई बहुत बड़ा दौलतपति व्यक्ति नहीं होता है, वो भी गरीब होता है। एक गरीब को दूसरे गरीब की मदद करनी चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए, जहां तक बन सके उसकी सहायता करनी चाहिए। जब गाड़ी को छूना चाहता था, मदन गाड़ी को जांचना चाहता था,
तो ड्राइवर का कर्तव्य बनता था कि उसे गाड़ी पर बैठा देता, नहीं तो जैसे भी वह खेलने देता। लेकिन नहीं, एक गरीब का साथ नहीं देता है, बल्कि गरीब से ही उलझ जाता है और वह अमीरों की चापलूसी करने के लिए। जो अमीर, जो अत्याचारी गरीब और इंसान का शोषण करते हैं, जो गरीब और इंसान को दबाते हैं, एक गरीब उन्हीं की मदद कर दूसरे गरीब को मारता है। यही कारण है कि अमीरी और गरीबी में जब झगड़ा होती है तो गरीबी हार जाती है और अमीरी जीत जाती है। कहानीकार यह बतलाना चाहते हैं कि दबे कुचले लोगों, ऐ गरीबों, जिस दिन तुम एकता के सूत्र में बन जाओगे, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, उस दिन कोई भी अमीर, कोई भी अत्याचारी, कोई भी बागी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। आगे बच्चे, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? और साथ में है कि इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। दो प्रश्न, झगड़े का कारण क्या था और लेखक इस प्रसंग के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। तो झगड़े का कारण कासू का लट्टू मांग कर नहीं लेना, बल्कि झपट्टा मार कर ले लेना, उठा लेना, और मदन को उसे लट्टू को ना देना, यही झगड़े का कारण था। हम लट्टू देंगे, एक कासू का विचार था, हम लट्टू नहीं देंगे, हमारी लट्टू हम क्यों देंगे, एक कासू का विचार था। लेकिन यहां पर अगर प्रेम से खोखा अर्थात कासू अगर लट्टू मांगता तो मदन ही नहीं, मदन के सारे साथी उसको लट्टू ही नहीं देते, बल्कि अपने साथ प्रेम से खिलाते भी। लेकिन उसके अंदर में अहंकार था। हम बड़े बाप का बेटा है, हम लट्टू मांगेंगे क्यों, हम झपट्टा मार कर दे देंगे। और मदन का सोया हुआ स्वाभिमान जो था वह जाग गया। हम क्यों लट्टू दे देंगे तुम्हारी लट्टू को, जब हम तुम्हारे महल के पास नहीं जाते हैं, तुम्हारे कार के पास हम नहीं जाते हैं, फिर तुम मेरी गली में आकर दबंगई कैसे दिखाओगे। हम तुम्हारी इस दबंगई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि कासू के पास अहंकार था और मदन के पास स्वाभिमान था। और अहंकार और स्वाभिमान में जब टकराहट होती है, दोनों के बीच में जब द्वंद्व युद्ध होता है, तो अहंकार हार जाता है और स्वाभिमान जीत जाता है। जय हिंद बच्चों। अब इस कहानी का सारांश क्या होगा? तो कहानी का सारांश आपको पूर्व में बतलाए हैं कि चाहे कविता हो या कहानी हो, नलिन बिलोचन शर्मा की जीवनी के नीचे जो 2-3 पंक्ति दिया होगा वो कहानी का सारांश होता है। उसे अच्छी तरह से लिखकर याद कर लेंगे। आपको बार बार बतलाते हैं कि कहानी और किसी भी कविता का सारांश उसके कवि और लेखक की जीवनी के नीचे दिया हुआ रहता है। जय हिंद बच्चों। आज